हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा काफ़ी टाइम बाद हम आपके लिए क्लास 9 का लेक्चर लेके आए हैं। फिर से हम लोग पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और जहाँ तक मेरा ख्याल है एटम्स एंड मॉलिक्यूल में इंट्रोडक्शन हो गया। एक्सपेरिमेंट एक दो एक्सपेरिमेंट उसमें हुए हैं। मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम रिबन वाला, जो कोनिकल फ्लास्क में रख के हम लोग कर रहे थे। अब उसके बाद हम लोग आज आगे पढ़ेंगे एटम्स। ठीक है, कि एटम्स होते क्या है। हमने स्टार्टिंग में आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी बताई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है व्हाट इज एटम। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डेफिनेशन जो है यहाँ पे पूछिए, इन्होंने पूछा है व्हाट इज एटम। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था, फिर भी एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि एटम्स क्या होते हैं। हम देखिए, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें बेटा लिखा होगा मेसन बिल्डिंग वॉल फ्रॉम दीज वॉल आर रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग, ये लिखा है। देखिए कह रहे हैं मेसन, मेसन समझते हैं किसे कहते हैं? मिस्त्री। ठीक है, जो घर बनाता है, लेबर वगैरह। ठीक है, मिस्त्री जो होता है। इन्होंने कहा है कि एक मिस्त्री जैसे कि लेबर जब वो बिल्डिंग बनाता है तो पहले डब्बे तैयार करता है। अगर मान लो आपका घर बनाना होगा तो पहले क्या करेगा, वो एक के ऊपर एक वो क्या करेगा, पिलर डालेगा। पिलर डालने के बाद एक क्या करेगा, पिलर डालेगा। पिलर डाल के एक तरीके का डब्बा बनाएगा। फिर उसमें वो अलग अलग तरीके से रूम्स देगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्डिंग फ्रॉम दिस वॉल एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम। फिर धीमे 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 उस डब्बों के अंदर क्या करेगा, पार्टीशन करेगा, सबको सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा और रूम्स बनाता जाएगा। तो ये एटम की डेफिनेशन आप में लिखी है। और हमने आपको क्या बताई थी, एटम क्या होता है, देख लिए, वो भी यही है, ये भी यही है। अब आपको हम इससे समझाते हैं एटम क्या है बेटा। एटम जो होता है बेटा हमारा बेसिक यूनिट ऑफ क्या चीज है, एलिमेंट। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट एंड एटम इज डिनोटेड बाय सिंबल। ये कह रहे हैं यहां पर, चाहे यहां पर कह रहे हैं एटम जो है बेटा वो हमारी बेसिक यूनिट है। किसकी? एलिमेंट की है हमारी। सर एलिमेंट अब क्या होता है? एलिमेंट बेटा जो होता है हमारा एक प्योर सब्सटेंसेस होता है जो बनता है एक ही तरीके के एटम से, उसे कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट को कभी भी हम दो टुकड़ों में नहीं कर सकते, दो पार्ट में अलग अलग नहीं कर सकते। अब वो चाहे फिजिकली आप तोड़ना चाहे केमिकली तोड़ना चाहे, लेकिन एलिमेंट को आप दो पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंसेस होता है जो बनता है एक ही तरीके के एटम से। कहने का मतलब अगर मान ली हमने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन का ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे। नाइट्रोजन के अंदर ही सिर्फ नाइट्रोजन की ही प्रॉपर्टी होगी। तो ये प्योर स्टेट में है, इसे कहते हैं एलिमेंट। इसको आप तोड़ नहीं सकते दो पार्ट में, क्योंकि ये एक ही है। अगर ये दोनों मिले होते, अगर ये दोनों कोई मिलके कोई फॉर्मूला बना रहे होते, जैसे कि मान लिया NH3 कुछ भी बन रहे होते, ठीक है, तब आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन जब प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है, और एक ही तरीके से एटम से बना होगा, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, तो उसे कहते हैं एलिमेंट। और एटम क्या होता है? एटम जो होता है बेसिक यूनिट होती है एलिमेंट की। तब आपको समझ में आया, तभी तो यहाँ पे कहा था एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मिस्त्री क्या करता है, लेबर क्या करता है, मेसन क्या करता है। मेसन एक सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। ठीक है, गेम खेला है आपने डिब्बे वाला, जिसपे मोबाइल के अंदर आता है, डिब्बे बनाते हैं, वैसे ही ये बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे डब्बे हम लोग बनाते हैं, फिर उसके अंदर कलेक्शन करते हैं, फिर अलग अलग सेपरेट करके रूम बनाते हैं। और हर एक चीज बनी होती है किसकी? एटम की बनी होती है। मतलब एक एटम से रखते हैं, डब्बों को नहीं ना एटम्स बोला है। तो यहाँ पे ये बात समझ गए आप। यहाँ पे आपकी बुक में एक और चीज भी लिखी है कि व्हाट इज अबाउट एंट हिल। एंट हिल का मतलब जैसे कि चींटा, ये चींटियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी के अंदर घुस के मिट्टी में छोटे छोटे पहाड़ की तरह बनाती हैं, पहाड़ की तरह छोटे 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 बॉक्स बनाती हैं,
और हल्की हल्की क्या करती है, सारी मिट्टी को डिपॉजिट जो होती सारी निकाल लेती है, निकाल के होल करती हैं, फिर इसके ऊपर पिलर बनाना चालू करती हैं, फिर एक बिल्डिंग बनती है। वैसे ही यहाँ पे कहा है कि एटम भी हमारा वैसे ही है। देखिए हमारी पूरी की पूरा जो ये वर्ल्ड है पूरा का पूरा बना है किसी ना किसी मैटर से, और उसके अंदर जो होता है पाया जाता है एटम। ठीक है भैया, एटम तो होगा, हर कोई एटम से बना है। ठीक है, हर कोई एटम्स है, हर किसी के अंदर एटम्स है, आप हैं, हम हैं, कुछ भी हो उसके अंदर वो एटम्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास। तो चाहे आप ये लिखो डेफिनेशन, चाहे आप ये डेफिनेशन लिखो। और एक बात याद रखना, एटम को हम लोग डिनोटेट करते हैं सिंबल से। एटम को डिनोटेट करते हैं सिंबल से, जैसे कि अभी हमने बताया यहाँ पे सिंबल क्या है, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन। तो ये सब सिंबल है, और सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं एटम को। और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंसेस जिसके अंदर अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन होगा तो सिर्फ नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते। और वही जो प्रॉपर्टी होती है वो एटम की बेसिक यूनिट होती है। एटम क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की जो बेसिक यूनिट होती है उससे बनता है हमारा एटम बनता है। और वो क्या करता है, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट एंड एटम इज डिनोटेड बाय सिंबल। और एटम को हम लोग डिनोटेड करते हैं सिंबल से करते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। आपको ये दोनों पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, अब इन्हीं ने पूछा है हाउ बिग आर एटम, हमारे जो एटम्स हैं वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। हमने यहाँ पे पहले आपको पढ़ के बताते हैं, एनसीईआरटी में जो लिखा है, एटम आर वेरी स्मॉल एंड स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ more than millions of atoms when stacked would make a layer barely and thick as sheet of paper। इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन बताई, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एटम जो है हमारा क्या है, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल है। एटम जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, स्मॉल होगा या बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, अगर आप किसी उसको अगर आप कंपेयर करोगे किसी चीज से भी कंपेयर करोगे, यानी कि जैसे कि अगर आप कहोगे कि कागज के पन्ने नहीं होते पतले पतले, उससे भी छोटा होता है हमारा एटम। आप चाहे जिससे भी कंपेयर कर लो, हर एटम जो होता है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। देखिए लिखा भी है, वी कैन, देखिए स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, किसी से भी कर लो। मोर देन मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टैक, अगर आप ढेर सारे मिलियंस ऑफ एटम को अगर आप जमा करके रख भी लोगे और चाहोगे कि शायद बड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ एटम मिलने के बाद भी एक पतले से पेपर की का साइज भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एक साइज के बराबर भी नहीं होंगे, इतने छोटे होते हैं हमारे क्या है, एटम्स हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी बुक में, अगर आपको ना दिख रहा हो अपनी एनसीईआरटी से देख लेना, मैंने काफी नीचे लिख दिया है, एज थिक एज शीट ऑफ पेपर। किसकी तरह होता है, आपकी जैसे शीट ऑफ पेपर होता है वैसी, चाहे आप जितने आप एलिमेंट यहाँ पे ले आओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या है, दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, ये बात तो खत्म हो गई। हमने कहा कि सर अगर हम एटम को मेजर करना चाहे, नापना चाहे, मेजर करना चाहे तो किसमें मेजर करेंगे। बेटा आप मेजर कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, बहुत सारे ऐसी यूनिट्स हैं जिससे एटम्स को हम लोग मेजर करते हैं। सर कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटम का रेडियस, ठीक है, इन्होंने कहा है एटम्स का रेडियस, अगर हम इसको नापना चाहे तो कैसे नापेंगे, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो हम लोग नैनोमीटर में करते हैं। एटॉमिक रेडियस को हम लोग मेजर करते हैं नैनोमीटर में करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 तक के ही नैनोमीटर में करेंगे। जब बड़े क्लास में जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर या इसके अलावा और बहुत सारी यूनिट है, लेकिन क्लास 9 तक के आपको सिर्फ नैनोमीटर में ही मेजर करना है एटॉमिक रेडियस को। तो हमने कहा एटॉमिक रेडियस को कैसे मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय दी नैनोमीटर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएम भी लिख सकते हैं, एनएम भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एनएम। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, ठीक है, अभी दिखा दूंगी, देखिए यहाँ पे लिख दिया
nm नैनोमीटर में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट हमारी क्लास 9 तक की चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1/10⁹ मीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। ये आपको याद करना है। सर एटॉमिक रेडियस है क्या? वैसे एटॉमिक रेडियस का मतलब बेटा ये होता है, ये तो आपने देखा है, अगर यहाँ पे ना समझ में आया हो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग क्लास 9 तक के एटॉमिक रेडियस को मेजर करेंगे नैनोमीटर में, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस का मतलब ऐसे समझिए, आपने बहुत सारे, जब आप किसी का एटॉमिक नंबर जानते हो, एटॉमिक नंबर के बाद सबके इलेक्ट्रॉन्स को उसके शेल के अंदर लगाते हो, तो उसको बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा ये के शेल, एल शेल, एम शेल और एक और शेल होती है एन शेल। ठीक है, हर एक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक एटम है, एटम के अंदर प्लस चार्ज है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके अगल बगल जितने भी चक्के होते हैं, जितने भी शेल होती हैं, या आउटर मोस्ट शेल बोल दो या वैलेंस शेल बोल दो, इसके अंदर नाचते हैं इलेक्ट्रॉन। अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ये एक एटम है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अगल बगल नाचते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को बेटा हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और एटॉमिक रेडियस को आप मेजर करोगे क्लास 9th में, सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th में नैनोमीटर की यूनिट से। आगे आप पढ़ोगे एंगस्ट्रॉम, इसके अलावा बहुत सारी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है, अंदर वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस को हम लोग मेजर करेंगे नैनोमीटर में। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरी आपके पास जो हेडिंग आई है, इतना समझ गए ना एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये और पता है? अगर आप बड़े क्लास में और जाएंगे बेटा, एटॉमिक रेडियस की ये वाली डेफिनेशन गलत हो जाएगी। लेकिन अभी आपको यही पढ़ना है। एटॉमिक रेडियस की एक और होती है डेफिनेशन, वो बड़े क्लास में आप पढ़ोगे, क्लास 10th में। अभी आपके लिए ये वैलिड है और ये वाली यूनिट वैलिड है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द मॉडर्न डेज, व्हाट आर द मॉडर्न डेज सिंबल ऑफ एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये कह रहे हैं हमारे मॉडर्न डेज ऑफ सिंबल ऑफ एटम और डिफरेंट एलिमेंट को बताइए क्या है ये सब। कि मॉडर्न डेज जो आए हैं हमारे, जो आजकल के जो ये दौर है, इसमें हम लोग सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट को कैसे पहचाने और कैसे हम लोग इसको क्या करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो हम लोग एलिमेंट पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, उसका कुछ सिंबल भी होता है, कुछ एलिमेंट के फॉर्मूले भी होते हैं, किसी से मिलके एलिमेंट एक बड़ा कंपाउंड बनाता है। अगर एक एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, तो उसको अगर एक है हमारा कोई भी मान लिया एलिमेंट है, एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये सब इसको बोलेंगे एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन मान लिए कंबाइन हो रहा है क्लोरीन से, तो HCl बनेगा, और ये पूरा मिलने के बाद ये एलिमेंट नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने कहा है कि जो सिंबल आए हैं, एलिमेंट जो आए हैं, एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडर्न डेज हैं, मॉडर्न डेज यानी कि आज जिस सदी में जी रहे हो, उसमें जो सिंबल ऑफ एटम, एटम के सिंबल भी आ गए, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एलिमेंट भी हमारे पास। तो ये कौन लेके आया, कैसे आया? देखिए सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन, जॉन डाल्टन पूरा नाम था, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ डाल्टन। जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल। ये पहले ऐसे इंसान थे जिसने केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट थे उसका इस्तेमाल किया था। वो एलिमेंट पहले जाने नहीं थे कि इसको हम ये बोलते हैं, पहले उसके सिंबल इस्तेमाल किए थे। पहले हमको इन वर्ड्स में नहीं था, फॉर्मूले में नहीं था, पहले सिंबल बना के दिखाते थे। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर द एलिमेंट। उस एलिमेंट का सिंबल बनाते थे। जैसे कि हम कहेंगे हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन लिख दोगे H, आप लिख दोगे यहाँ पे H लिख दोगे। हम कहेंगे नाइट्रोजन, आप N लिख दोगे। पहले ये सब नहीं था, पहले इसको सिंबल से इसको हम लोग एक्सप्रेस करते थे, ठीक है, इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस, अलग तरीके के सेंस में। कैसे?
जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, एक हम लोग को फिगुरेटिव सिंबल दिया था, यानी कि डायग्राम दिखा के बताया कि ये भैया इस चीज का सिंबल है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है एक बड़ा सा गोला है और गोले के बीच में बड़ी सी एक लाइन आई हुई है, तो उन्होंने कहा इसको बोलेंगे नाइट्रोजन, N2 बोलेंगे। ठीक है, हम समझ गए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा एक बड़ा सा गोला है और उसके अंदर छोटा सा अंदर डॉट है, उसको बोलेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, फिर उन्होंने कहा एक बड़ा सा गोला है जिसके अंदर ना कोई डॉट है ना कोई बड़ी सी लाइन है, सिर्फ गोला है, उसको बोलेंगे कार्बन। ऐसे ही हमारे पास ये आया, एक बड़ा सा गोला है, बीच में लाइन है और 3 गोले अलग से हैं, उसके अंदर डॉट है। तो बड़े वाले गोले को हम क्या बोलते हैं जिसमें लाइन होती है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लिखा। और जिसके अंदर डॉट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा दिया। अब हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन है कितने, 1 2 3, तो 3 लगा दिया यहाँ पे। ऐसे ये सिंबल दिखा के बनाते थे। वैसे ये ऑक्सीजन का है। आपकी बुक में और भी बहुत सारे सिंबल हैं, आप उससे देख लिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है बस ये सब। अगर ये खाली होगा तो ये ऑक्सीजन होगा। आप कहेंगे सर आप यहाँ पे भी तो खाली था, यहाँ पर भी तो खाली था, तो इसको हमने कार्बन बोला, और यहाँ पे भी गोला बना है सिर्फ खाली, तो ऑक्सीजन समझेंगे कैसे, वो कलर का फर्क होता है। ठीक है, आप देखेंगे कुछ पूरा का पूरा गोला गुदा हुआ है आप आपकी एनसीईआरटी में, और कुछ पूरा का पूरा खाली है, तो ऐसे पता चलेगा। लेकिन ये इतना काम चल गया, लेकिन इसके बाद जो है इस चीज को फिगरेटिव सिंबल में देने वाला कौन, जॉन डाल्टन, जो फिगर में बताते थे कि ये इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला है। 1807 में ये बात इन्होंने कही थी जॉन डाल्टन ने कि मैं फिगरेटिव फिगर दे के बताऊंगा कि इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, अमोनिया NH3। ठीक है, पहले इन्होंने ये सब दिया था फिगर देके, फिर इसके बाद आए जो फॉर्मूला दिया, इन्होंने तो फिगर दिया था कि फिगर से समझो, लेकिन इसके बाद जो साइंटिस्ट आए जिसका नाम था बर्जेलिस, ठीक है, बर्जेलिस, उन्होंने क्या करा, ये सिंबल इन्होंने दिए, और जो फॉर्मूले आए, फॉर्मूले का मतलब NH3, N2, Cl2, HCl, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हम लोग को इन वर्ड्स में दे दिया कि कैसे लिखना है। पहले आप इसको नोट कर लो, मैं हट जाता हूं जब तक। अब देखिए बच्चों, आपके पास आए हैं जॉन डाल्टन के बाद, जिन्होंने फिगरेटिव सिंबल दिए थे। फिगरेटिव सिंबल देने के बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है बर्जेलिस, 1814 में, जिन्होंने कुछ चीजें सजेस्टेड करी। उसके बाद हम किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखने का तरीका बताया, और ये कैसे बताया और कहां से आया हम आपको बताते हैं। बर्जेलिस ने कहा, जैसे कि हम लोग आजकल बहुत बड़े बड़े कंपाउंड लिखते हैं, HCl, NaNO2, ठीक है, NH3, H2SO4, तो ये सब लिखने का तरीका बताया था बर्जेलिस ने। कैसे बताया था, जॉन डाल्टन ने तो फिगरेटिव सिंबल दिए थे, डायग्राम दिखा के बताया था, लेकिन उस चीज को इन वर्ड्स में बताने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बताने के लिए बर्जेलिस आए थे। तो चलिए देखें पहले क्या कहा इन्होंने। इनके कुछ हमारे स्टेप्स हैं, कुछ लॉज हैं। देखिए ये भी फेल हो गए थे, लेकिन इन्होंने लास्ट में सही कर दी थी अपनी थ्योरी को। देखिए इन्होंने कहा कैसे हम लिखते हैं किसी भी बड़े से कंपाउंड को। ठीक है, पहले एक एलिमेंट, जैसे कि हम कंपाउंड का मतलब क्या, अगर हाइड्रोजन है तो एक सिर्फ एलिमेंट है, हाइड्रोजन में NH3 जुड़ गया, दूसरा एलिमेंट आगे जुड़ गया, तो वो कंपाउंड बन गया। ठीक है, इन्होंने कहा द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट, कहने लगे अगर हमें किसी को पढ़ना होगा उसके नाम से, तो उसका पहला अक्षर, उसका पहला अल्फाबेट ले लो। जैसे कि C, इन्होंने कहा C ले लो, हम उससे समझ जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा C ले लो, तो हमने कहा ये भी प्रूव्ड नहीं हुआ, ये सर ये भी, इनका ये भी, लेकिन ये भी चीज प्रूव्ड नहीं। क्यों? क्योंकि C फॉर इन्होंने कहा था कि हमारा जो C पहला वर्ड है हमारा, इन्होंने कहा कोई चीज लिखी हुई है, जैसे कि आपने कहा कार्बन है या कोई भी चीज है, तो इन्होंने कहा पहला अक्षर जो होगा उसका वही सिंबल बना दो, ये इन्होंने कहा द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। लेकिन ये चीज गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा C, जैसे कि मान लिया हमने C एग्जाम्पल के तौर पे लिया, C मतलब कार्बन, लेकिन ये अप्रूव्ड नहीं हो पाया क्योंकि ये मैच कर रहा था कैल्शियम से। क्या पता ये C हमारा कार्बन का हो, क्या पता हमारा ये C कैल्शियम का हो, इसलिए यहाँ पे ये चीज गलत हो गई। फिर कहने की कोई बात नहीं, कहने लगे द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट
Ca। तो कहने लगे अगर आपको पहला वर्ड गलत लग रहा है या मैच हो जा रहा है किसी से तो दो अक्षर ले लो आप स्टार्टिंग के। इन्होंने Ca ले लिया, तो हमने कहा फिर भी सर मैच नहीं हुआ। क्यों नहीं मैच हुआ? Ca से कैल्शियम भी स्टार्ट होता है और Ca से कार्बन भी स्टार्ट होता है। इन्हें एग्जैक्टली कैल्शियम बताना था, लेकिन यहाँ पे C से कार्बन भी हो सकता है, या मान लीजिए इन्हें कार्बन बताना हो तो कैल्शियम से मैच करने लगेगा। अब यहाँ पे क्या मैच कर रहा है? Ca हमारा मैच कर रहा है कार्बन से। ये मान लीजिए कैल्शियम बता रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए मान लीजिए कैल्शियम बता रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग के अगर हम दो वर्ड भी लेंगे तो भी Ca स्टार्टिंग कार्बन होता है Ca से, और कैल्शियम भी स्टार्ट होता है Ca से स्टार्ट होता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। बर्ज़ैलिस ने पहले क्या कहा, पहले के स्टार्टिंग का वर्ड ले लो, उससे उसको समझ जाना कि इस सिंबल को हम कैल्शियम या कार्बन बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। तो वहां पे मिसप्रिंट हो रहा, वहां पे क्या होता, गलत चला रहे थे हम लोग। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों मैच हो जाते। तो इन्होंने कहा स्टार्टिंग के दो लेटर ले लो, दोबारा इन्होंने अपने पॉइंट में कहा, वो भी गलत हो रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, आखिरी जो स्टेप है उसमें सही हुआ। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा है, अब हम एक चीज डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो लेंगे नाम, ना स्टार्टिंग का पहला ना स्टार्टिंग के दो, हम लोग उनके लैटिन नेम से लेंगे, जर्मन लैटिन नेम से लेंगे। देन डिसाइडेड टेकिंग लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट एंड सिंबल ड्राइव फॉर द लैटिन नेम। हम लोग उसके लैटिन नाम से जानेंगे, लैटिन नाम से जानेंगे, लैटिन यानी कि जर्मन नेम से अगर उसको जानेंगे तब आसानी हो जाएगी। हमने कहा कैसे कैसे जानेंगे? तो हमने कहा जैसे कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर को हम लोग कहेंगे Cu। सिंबल क्या होता है? Cu हमने पहले लिख दिया। कॉपर का लैटिन नेम होता है कपरम। कॉपर का पहले ये देखिए, ये देखिए, ये बाद में देखिएगा, कॉपर का लैटिन नेम होता है कपरम, या आपकी बुक में लिखा है CYPRUS, साइरस या सप्रस, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। कपरम भी बोल सकते हो, CYPRUS भी बोल सकते हो, CYPRUS, ठीक है, या कपरम। तो कॉपर का लैटिन नेम है कपरम। तो इन्होंने स्टार्टिंग का दो पहले अक्षर ले लिए, तो इन्होंने कहा ये इसका आज से क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, ठीक है, लैटिन नेम है तो सिंबल हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम। तो कैलियम का इन्होंने क्या लिया, के लिया, सिर्फ के लिया, ठीक है, के को कहते हैं पोटेशियम। आज हम लोग पढ़ते हैं कि पोटेशियम को हम लोग के सिंबल से डिनोटेट करते हैं। फिर इन्होंने गोल्ड को लिया, गोल्ड को लिया ऑरम। गोल्ड का लैटिन नेम था ऑरम, तो ऑरम के स्टार्टिंग के दो वर्ड ले लिए, AU, ऑरम। ऑरम गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, ऑरम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आयरन। आयरन का हमारा लैटिन नेम क्या होता है, आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम। तो फेरम के दो स्टार्टिंग के वर्ड ले लिए, तो आयरन का सिंबल बना Fe बना, जिसको हम लोग कहते हैं आयरन या फेरस, कभी कभी भी कहते हैं, या फेरिक भी कहते हैं। वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कितना चार्ज लगा है, +2 है या +3 है। अगर बड़ा होगा तो इक लगेगा, अगर छोटा चार्ज लगा होगा Fe2 तो उसमें अस लगेगा, OUS। ये डिफरेंस समझ जाइए। फिर हमने धीमे 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 लैटिन नेम से इनको इनके सिंबल भी देने लगे और इनको जानने भी लगे कि इनका अब कोई मैच नहीं कर रहा है। इनके लैटिन नेम से इनका नाम पढ़ने लगा, जो इनका लैटिन नेम था। और क्या हुआ, जब ये इनके प्लेस से भी नाम पढ़ने लगा। प्लेस से कैसे, जब खुदाई की गई, जब पहली बार ये सारे एलिमेंट कहीं मिले होंगे खुदाई वगैरह में जब ये मिले होंगे तो उनकी प्लेस के नाम से भी हम लोग उनको नाम दे देते हैं, या उनको लैटिन नेम से भी हम लोग नाम दे सकते हैं, लैटिन नेम से भी दिया है, या उनकी कुछ देखिए यहाँ पे लैटिन नेम भी लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ लैटिन नेम के नाम से उनके दिए हुए, कि उनका लैटिन नेम के अकॉर्डिंग दिए हुए कुछ सिंबल, और कुछ इनकी प्लेस के नाम से भी दिए। प्लेस के नाम से क्या, यानी कि ये पहली बार कहाँ पाए गए थे एलिमेंट, तो उनकी प्लेस के नाम से भी दिया है। और कुछ एलिमेंट बेटा ऐसे भी होते हैं जो उनके कलर के नाम से भी दिए जाते हैं, कलर के नाम से, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड क्या है बेटा, गोल्ड एक हमारा क्या है, गोल्ड एक बेटा हमारे पास क्या है, एक इंग्लिश है। क्या है हमारा, गोल्ड जो लिया गया है एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया है,
गोल्ड हमारा लिया गया है इंग्लिश वर्ड से लिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं येलो। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा ये सारे सिंबल कुछ लैटिन नेम से लिए गए हैं या उनके बर्थ प्लेस से लिए गए। ये पहले एलिमेंट कहाँ निकले थे, कहाँ पाए गए थे, उनके प्लेस से या उनके कलर से लिए गए। कलर से कैसे लिए गए, देखिए लैटिन नेम तो समझ गए, और बर्थ प्लेस जहां पहली बार इनको ऑब्टेन किया, एक्सट्रैक्ट किया, जहां पाए गए उनके नाम से भी नाम पड़ गया। कुछ एलिमेंट है ऐसे बहुत सारे, आप बुक्स में देखिएगा। और इनके कलर के नाम से, कलर के नाम से हमने क्या बताया, एग्जाम्पल दिया गोल्ड का। गोल्ड का इंग्लिश मीनिंग, जो गोल्ड का जो मीनिंग होता है हमारा, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। गोल्ड को हमने लिया है इंग्लिश वर्ड से जिसका मायने है, जिसका मतलब है येलो। सर समझे नहीं, कलर से हमने गोल्ड, हमने कहा कलर से भी समझ सकते हैं, जैसे कि गोल्ड एग्जाम्पल कैसे, तो गोल्ड को ऐसे समझिए, एक जर्मन गॉथिक लैंग्वेज हुआ करती थी। जर्मन, जर्मन देखिए यहां पे लिख दे, जर्मन गॉथिक, GOTHIC, गॉथिक, ठीक है। जर्मन गॉथिक लैंग्वेज एक भाषा है, जर्मन गॉथिक भाषा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं मिटा दूं, रफ कर दूं। जर्मन गॉथिक भाषा, लैंग्वेज। जर्मन गॉथिक भाषा ने गुल्पा वर्ड को, गुल्पा GULPA, देखिए लिख दिए सारे नाम, GULPA, गुल्पा। जर्मन गॉथिक महड़ियों, जर्मन गॉथिक भाषा ने जो सबसे पहला वर्ड हमें दिया वो कौन सा था, गुल्पा। जर्मन गॉथिक भाषा ने गुल्पा वर्ड को गोल्ड बोला। जर्मन गॉथिक भाषा ने, जर्मन गॉथिक भाषा एक लैंग्वेज है जर्मन की, लैटिन वर्ड की जिसको बोलते हैं। जर्मन गॉथिक भाषा ने गुल्पा वर्ड को गोल्ड बोला, ठीक है, सबसे पहले गोल्ड बोला था, ठीक है। उसके बाद जब हमारी इंग्लिश आई, ग्रामर आई, तो उन्होंने इसको, गुल्पा को बोला जियोला। जियोला, अभी बस सुनते रहिए क्या मैं बता रहा हूँ, जियोला बोला। जियोला बोलने की वजह से, जैसे ही उन्हीं ने जियोला बोला, तो जियोला को आज हम किस नाम से जानते हैं, येलो के नाम से, येलो, गोल्ड, ठीक है, येलो के नाम से जानते हैं। देखिए फिर से बता दूं मैं, देखिए देखते रहिएगा यहाँ पे, ठीक है। जर्मन गॉथिक गुल्पा भाषा ने गुल्पा वर्ड को गोल्ड बोला, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि ग्रामर आई, तो उन्होंने इस चीज को बोला जियोला, ठीक है। और जियोला का मतलब ही होता है पीला, ठीक है। ये समझ गए आप, बस इतना ही बताना था। इसीलिए हमने कहा आपको कि कुछ हमारे नाम ऐसे हैं जो उनके कलर पे पड़े, तो गोल्ड भी उन्हीं में से एक है, ठीक। ये एक लैंग्वेज भाषा थी, इसको बताया कि गोल्ड को पीला क्यों बोला, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नाउ अ डेज, आजकल, लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद धीमे धीमे जैसे इम्प्रूव होता रहा, फिर उसके बाद हमारे पास IUPAC आया। IUPAC का मतलब होता है, या IUPAC बोलते हो या कुछ बच्चे IUPAC बोलते हैं। IUPAC का मतलब बेटा होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है सर, ये बेटा एक तरीके का संस्था है, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज से ये नाम यही रहेगा। जैसे कि मान लो आप यहाँ हो इंडिया में, ठीक है, इंडिया के अलावा भी कोई अगर देख रहा हो तो वो जो भी जहाँ हो, ठीक है, वैसे तो जाएगी नहीं इतनी लंबी वीडियो, ठीक है। अगर मान लो, अगर आप जैसे कि मानो आप इंडिया में हैं, ठीक है, अब इंडिया में आप कुछ वर्ड्स को किसी नाम से जानते हैं, उनके नाम से, ठीक है। जैसे आपने कहा पोटैटो, ठीक है, आपने कहा हम आलू, पोटैटो को आलू बोलेंगे, ठीक है, आपने कहा आलू, ठीक है। और बाहर अगर आप कहीं गए, विदेश कहीं गए, तो वहाँ बोलेंगे पोटैटो, ठीक है। तो आप दोनों में क्या होने लगेगा, झगड़ा होने लगेगा। आप कहेंगे भैया हम तो आलू जानते हैं,
और आप पोटैटो जानते हो। वैसे कहते तो इंग्लिश में पोटैटो ही है, लेकिन आप कहेंगे आप दोनों हम उसको ये नहीं बोलेंगे, तो आप दोनों में अगर झगड़ा ना हो जाए, तो इसलिए IUPAC एक ऐसी संस्था है जिसने कहा एक काम करो, एक ऐसा वर्ड दे दो जो पूरे वर्ल्ड में चले, जो पूरी दुनिया में चले। तभी तो कहा इंटरनेशनल, जो पूरा एक नाम हो जो इंटरनेशनल पूरा चले, इंडिया में भी वही बोला जाए, बाहर की कंट्री में भी वही बोला जाए। इसीलिए IUPAC या IUPAC एक संस्था है जिसने कहा अब हम लोग अप्रूव अगर कर देंगे तो वो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश हमारी ये क्या है, इंटरनेशनल हो गई है, हर जगह बोली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद IUPAC ने अप्रूव कर दिया कि भैया अब एक ही नाम से जाना जाएगा। अगर मेरा नाम है कुछ भी है, ठीक है, अगर मेरा नाम है या आपका नाम है, आपका नाम अगर राहुल है, ठीक है, या आपका नाम शुभम है, या आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहे, तो वो नाम आपको बाहर भी जाना जाएगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अगर स्टडी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कोई भी नाम हो, जो चाहे कोई भी हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे बेटा, कैपिटल H में लिखेंगे, ये नहीं कि स्मॉल h में लिखेंगे, क्योंकि NCERT और IUPAC कहते हैं कि पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद वाला क्या होना चाहिए, स्मॉल। कैपिटल पहला स्मॉल लेटर से होना, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। फिर इन्होंने कहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को लिखते हैं कैपिटल A स्मॉल l, ना कि कैपिटल A ना कैपिटल L, नहीं, ये रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। कोबाल्ट, कोबाल्ट को लिखते हैं C कैपिटल C और स्मॉल O से, ना कि CO से। अगर CO लिखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये कोबाल्ट है, COBALT कोबाल्ट है। और कोबाल्ट क्या होता है हमारा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड से डिफरेंट होता है, वो गैस होती है हमारी, ये एक तरीके का हमारा एक मेटल की तरह होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, तो इसको नोट करिए आप लोग।